हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर रोड मैप। बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, अगर हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखनी है तो हमें किन किन स्किल्स की जरूरत है, किस तरीके से हमें उसे सीखना चाहिए, किस टाइप का माइंडसेट हमारा होना चाहिए, और अगर हम जॉब करने जाते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फील्ड के अंदर तो हम क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम फ्रीलांसिंग करने जाते हैं तो क्या अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती है। इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब क्या है और क्या ये डिजिटल मार्केटिंग से अलग है। तो सबसे पहले आंसर ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ सबसेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जब कभी भी आप इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि आपका जो मेन फोकस होता है वो आरओएस के ऊपर और आरओआई के ऊपर होता है और उसी के अराउंड के मैट्रिसेस को आप अपनी प्राइमरी मैट्रिसेस मान के चलते हैं, देन बेसिकली यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मैं कितना अमाउंट लगा रहा हूं और उससे कितनी लीड जनरेट हो रही है और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उससे कितने एडमिशंस वगैरह हो रहे हैं, अगर ये सारी चीजों को आप कंसीडर कर रहे हैं अपने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एड्स चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के एफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सभी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपर्ली और मेजरेबल रख रहे हैं सारी चीजों को, देन बेसिकली यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से अलग नहीं है। बस जब आपका मेन फोकस आरओएस के ऊपर होता है, जब आपका मेन फोकस आरओआई के ऊपर होता है कि भाई मैं ₹1 अगर लगा रहा हूं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर या कहीं पर भी किसी भी एफर्ट्स में, अगर मैं ₹1 लगा रहा हूं तो उससे हमारे मेजरेबल आउटकम्स क्या होंगे। मेजरेबल आउटकम्स का मतलब हुआ कि हम लीड्स चाह रहे हैं यहां से या सेल चाह रहे हैं, ऐसी चीजें जो क्वांटिफाई करी जा सके उनको मेजरेबल आउटकम्स बोला जाता है। मतलब जैसे सेल्स है, आप बोल सकते हो कि 10 सेल्स आई, ₹50,000 की सेल्स आई, राइट। लीड्स की हम बात कर सकते हैं कि 10 लीड्स आई और एक लीड की जो कॉस्ट है वो ₹50 पड़ी। तो दिस इज बेसिकली द मेजरेबल आउटकम्स। तो जब कभी आप अपनी मार्केटिंग के अंदर इन मेजरेबल आउटकम्स के ऊपर फोकस करते हैं, इनके अराउंड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इनको ध्यान में रखकर आप एफर्ट्स करते हैं, अपने एड्स रन करते हैं, देन बेसिकली यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। फाइन। एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि क्या डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग सेम है, वो मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ सबसेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग व्हिच फोकसेस ओनली ऑन स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम्स लाइक लीड्स और रिजल्ट्स। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या एसईओ भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, एसईओ इज नॉट द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। लेकिन अगर आप एसईओ को इस तरीके से कर रहे हैं जहां पर आपका मेन फोकस लीड्स या सेल्स है और आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं और उनसे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनके बीच की एक रिलेशन को मैथमेटिकली एस्टैब्लिश कर सकते हैं, देन बेसिकली यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, एसईओ भी एक तरीके की मार्केटिंग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आप इसीलिए कर रहे हैं सो दैट यू कैन गेट सम रेवेन्यू, राइट। तो एसईओ किस तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ऐसे पेजेस को बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उनके लिए आपने इस तरीके के कीवर्ड्स को रिसर्च किया है जो कि बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स हैं, और अगर कोई उन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर उस स्पेसिफिक पेज की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करके वो वहां पर लीड सबमिट कर दे, या वहां पर अगर आपने कोई जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है तो उस चीज को खरीद ले, राइट। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि हमारे बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स कौन से हैं, उससे रिलेवेंट हमारा किस टाइप का जो पेज है वो बनेगा। इस कीवर्ड की अगर इतनी सर्चेस हो रही हैं तो इतनी सर्चेस में से कितने परसेंटेज ऑफ सर्चेस जो है वो कन्वर्ट होंगी हमारे पेज व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे वेबसाइट के पेज के ऊपर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ट्रैफिक हमारे पेज के ऊपर आ रहा है उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर वो लीड है तो कितनी लीड्स के बाद हमारे पास फाइनल बिजनेस का कन्वर्जन हो सकता है। अगर आप इन सब चीजों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, प्लस इस चीज को आप जो है वो मेजर कर पा रहे कि भाई मेरे एसईओ में एफर्ट्स कितने लगे और 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब अगर हमारी वेबसाइट रैंक होना शुरू होगी तो वहां से कितना जो कन्वर्जन है वो हम कर सकेंगे और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या होगी। अगर आप इस रिलेशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इस रिलेशन के बीच में मैथ्स बना सकते हैं, देन बेसिकली यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एग्जांपल के तौर पे आपने जोड़ा कि भाई एसईओ की टीम की मेरे कॉस्ट है लेट्स से ₹50,000 पर मंथ, उसके बाद मेरा कंटेंट की कुछ कॉस्ट है, मान लिया ₹10,000 पर मंथ आपकी कंटेंट की
कॉस्ट आ रही है। उसके बाद आपने बताया कि भाई हम कुछ बैकलिंक्स भी खरीदें, क्योंकि जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिटर को मैंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मुझे बैकलिंक्स खरीदने पड़ेंगे, गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने जोड़ लिया कि भाई मैं 10,000 रुपए के पर मंथ के बैकलिंक जो है वो खरीदूंगा। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई, ऐसा करने से हमारे जो 50 पेज हम तैयार करने जा रहे हैं इन डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, उनमें से 10 पेजेस के रैंक होने की प्रोबेबिलिटी है और उससे इतना ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है। और उस ट्रैफिक से हमें पता है कि कन्वर्जन परसेंटेज कितना आ सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, या आपने अनुभव के साथ किसी दूसरे क्लाइंट के साथ काम किया होगा, उसकी डेटा के बेसिस पर आपने ये प्रोजेक्ट किया कि 10% का जो कन्वर्जन रेट है वो वहां से आ जाएगा। तो आपको पता है ना कि मेरा पर मंथ कितना स्पेंड हो रहा है, 3 महीने में हम कितना स्पेंड करेंगे। हम स्पेंड करने वाले मान के चलते हैं 100 रुपए, और अगर ये चीजें हो जाती हैं तो हम जो रिटर्न में हमारे पास रेवेन्यू आएगा वो 500 रुपीज का रेवेन्यू आएगा। नाउ दिस मैथमेटिकल रिलेशन इज बेसिकली द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। तो इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के बाद जब आप अपने मार्केटिंग के एफर्ट्स करेंगे, जब आप अपनी एसईओ की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, एसईओ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा, राइट। सो इस परफॉर्मेंस मार्केटिंग ओनली अबाउट एड्स, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि वो सोचते हैं कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूं, विच मीन्स दैट कि बस मेरे को ना एड्स के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को मेटा एड्स के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को गूगल एड्स के बारे में पता होना चाहिए और मैं परफॉर्मेंस मार्केटर बन जाऊंगा। नहीं बन सकते आप, बिकॉज इट्स नॉट ओनली गूगल और मेटा का डैशबोर्ड, इट्स नॉट ओनली गूगल एंड मेटा एज एन एड प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर इज लाइक ऑफर्स किस तरीके से आप बनाते हैं, राइट, लैंडिंग पेजेस आप किस तरीके से क्राफ्ट कर रहे हैं, लैंडिंग पेज का सीआरओ आप किस तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो लैंडिंग पेज हो लीड्स के फॉर्म में, चाहे वो D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका प्रोडक्ट पेज है वो है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से सीआरओ कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपके कन्वर्जन रेट को इफेक्ट कर सकती, और कन्वर्जन रेट अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू को इफेक्ट कर सकता है। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, दोज आर जस्ट द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इकोसिस्टम, राइट। बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, अगर आप उनको नहीं सीखेंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं बन पाएंगे, उनको आपको सीखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप एक छोटे से मीडिया बायर बन के रह जाएंगे। मीडिया बायर क्या होता है, जिसको बस ये पता है कि मेटा एड्स कैसे चलाते हैं या गूगल एड्स कैसे चलाते हैं, उसको ये पता है कि स्पेस जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है ना, ठीक है, जहां पर हम अपने एड्स प्लेस कर सकते हैं, वहां पर हम किस तरीके से एड्स प्लेस करें, दैट्स इट। बट उसके आसपास की जो बहुत सारी कहानी है ना, वो एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर को ही पता होती है। मतलब वो एंड टू एंड चीजों को पकड़ता है कि मैंने 1 रुपए लगाए, मेरे को 10 रुपए निकालने, इस पूरी जर्नी के बीच में कौन कौन सी डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, कहां पर लीकेज है, कहां पर मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, कहां पर मैं परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूं, किस तरीके से मैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता हूं। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मतलब यही है कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट हम किस तरीके से लगाएं। भाई किसी मशीन की जब हम बात करते हैं कि इस मशीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, राइट, तो आप क्या जज करते हैं उसे, यही तो जज करते हैं कि भाई अगर ये मशीन मान के चलते ईंधन से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, तो 1 लीटर पेट्रोल में ये कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वर्क हमको करके दे रही है ना। अब कोई दूसरी यहां पर मशीन है जो बोल रही है कि भाई हम 1 लीटर के अंदर 2x अमाउंट ऑफ वर्क करके देंगे, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड वाले का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यही चीज परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर भी होती है कि आप $1 जो स्पेंड कर रहे हैं, 1 रुपीज जो स्पेंड कर रहे हैं, उससे आप 4 रुपए निकाल लें या 5 रुपए निकाल लें, तो वो 4 रुपए 5 रुपए केवल गूगल एड्स का और फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड ही आपको करके नहीं देगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ये नहीं चीजें आएंगी, देन आप, मैं बार बार ये शब्द कहता हूं, आप एक क्लरिकल लेवल के मीडिया बायर रह जाएंगे, जो कि एक बेसिक सैलरी के अराउंड जो है वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो एक फंडामेंटल चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C। अगर आपको D2C ब्रांड्स के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है तो आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है और किस तरीके से कितने टाइम में वो स्किल्स आप सीख सकते हैं। सो फर्स्ट जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ D2C बिजनेस। ठीक है, जो एक ई कॉमर्स बिजनेस या एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट KPIs हैं, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है। जब तक आपको ग्रॉस मार्जिन नहीं पता चलेगी भाई एक पर्सन कितने में प्रोडक्ट लेकर आया है और कितने में वो बेच रहा है, उसके बीच का जो प्राइस है ना, उसी में तो सारा आपको गेम करना है, उसी में आपको मीडिया बाइंग की भी कॉस्ट निकालनी है, उसी में आपको RTO की भी कॉस्ट निकालनी है, उसमें ही आपको जो है वो पेमेंट गेटवे की भी कॉस्ट निकालनी है, उसमें आपको जो अगर कोई एजेंसी एड्स रन कर रही है तो उसकी भी कॉस्ट निकालनी
निकालनी है, अगर आप रन कर रहे हैं तो उसकी भी निकालनी है, अगर कोई आपने एम्प्लॉय रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी है। तो वो ग्रॉस मार्जिन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं 500 रुपए का, या आपका क्लाइंट प्रोडक्ट खरीद के लाता है 500 रुपए का, वो कहता है मैं 600 रुपए का उसको बेचूंगा, तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं है, ये ग्रॉस मार्जिन का सेटअप ही सही नहीं है। अब उसको लगता है कि अगर मैंने ऑफलाइन में काम किया था और 500 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आया था और ऑफलाइन में 600 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 600 रुपए का बेचने की कोशिश करेंगे। या आप कहते हैं कि वो फला कॉम्पिटिटर जो है वो 500 रुपए का प्रोडक्ट लाया था और 600 रुपए का बेच रहा है, बट आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता है ना, कि शायद वो फंडेड हो, शायद वो अभी एक्विजिशन के ऊपर और ज्यादा जो मनी बर्न है वो कर सकता हो, आप क्या उस स्टेज में हैं या नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं समझ में आएंगी तब तक आप क्लाइंट को नहीं समझा पाएंगे, तब तक आप प्रोस्पेक्ट को चीजें समझा नहीं पाएंगे, तब तक उनके लिए राइट ग्रॉस मार्जिन सेटअप करने पे आप उनकी मदद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर इस चीज को सेटअप करने की जरूरत है, इस चीज को क्लाइंट को बताने की जरूरत है? बिल्कुल बताने की जरूरत है। देखिए, जब आप एजेंसी के अंदर काम करते हैं तो हो सकता है आप एक जूनियर लेवल पर हो, जूनियर परफॉर्मेंस मार्केटर हो, उस पर्टिकुलर केस में आपका सीनियर पर्सन ये सारी चीजें जो है वो क्लाइंट को बताता है। अगर उस सीनियर पर्सन ने नहीं बताया तो हो सकता है क्लाइंट को अपने खुद से ये सारी चीजें पता होती है कि उसको ग्रॉस मार्जिन कितना रखना है, बीच में कितना जो अमाउंट है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम को देना है, सो दैट वो प्रॉफिट जो है वो मेंटेन हो सके। तो ये या तो क्लाइंट को या बिजनेस ओनर को खुद भी पता होता है या फिर सीनियर पर्सन उसको बताता है। बट अगर आप कोई फ्रीलांसिंग वगैरह का प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल क्लाइंट कि भैया ये जो ग्रॉस मार्जिन है ना ये ठीक ठाक नहीं है, इससे बढ़ाना पड़ेगा आपको ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि इस ग्रॉस मार्जिन पे हम आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल हम नहीं कर पाएंगे। वरना क्या होगा कि 1 महीने आप एड चलाएंगे और उसके बाद वो पर्सन चला जाएगा। तो ये जो D2C बिजनेस के अराउंड जो बहुत सारी KPIs हैं उनको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक KPI बहुत इंपॉर्टेंट है RTO, जो रिटर्न टू ओरिजिन होता है, ठीक है, कि किसी पर्सन ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपके शिपिंग चार्जेस तो लग गए, बट ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, या वहां से कैंसिल हो गया, या उसने मना कर दिया, उसने वापस कर दिया, तो शिपिंग चार्जेस तो आपके गए, आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस जो है ना वो खर्च हो गए। एक तो जो मेटा एड्स आपने रन किए थे, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ अमाउंट खर्च किया है, राइट, एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर लाने के लिए वो अमाउंट भी गया। सेकंड, जो आपका डिलीवरी चार्जेस थे वो भी गई। अब आप बचा क्या सकते हैं? देखिए, ऑर्डर्स तो आप नहीं बचा सकते मेटा के ऊपर, राइट, कि भाई बिल्कुल जो कंफर्म ऑर्डर हो उन्हीं का जो ऑर्डर है वो मेटा से आए, ये तो नहीं हो सकता। बट RTO आप बचा सकते हैं। किस तरीके से? आपके पास जब ऑर्डर्स आए तो आप उन पर्सन को कॉल कर सकते हैं कि भाई ये आपने फला फला जो ऑर्डर किया है वो हमारे पास रिसीव हुआ है, हम इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आप वहां से एक बार के लिए कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं कि आप इसको शिप करने जा रहे हैं और वो राइट एड्रेस है या नहीं है, सारी चीजें कंफर्म कर सकते हैं। तो वहां से कुछ RTO जो है वो रिड्यूस हो सकता है। आप अपने शिपिंग पार्टनर से कुछ बात करेंगे, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि शिपिंग पार्टनर्स की वजह से भी थोड़ा बहुत जो RTO है वो बढ़ जाता है। आप उनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो वहां से भी RTO थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, आपको कोई भी टाइप की वेबसाइट मिल गई, प्रोडक्ट पेज आपने देखा, बस आपने ऐड चलाना शुरू कर दिया, आपको लग गया कि भाई ठीक है मैं फीड के अंदर काम कर लूंगा, प्रोडक्ट फीड में गूगल के अंदर, वहां से बड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आप कर रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन्स चला रहे हैं, आप अच्छे टाइप के जो एसेट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के अंदर, आप जबरदस्त क्रिएटिव्स को यूज कर रहे हैं मेटा के अंदर। बट व्हाट अबाउट जब पर्सन आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आता है, आपके प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर आता है, तो वहां पर ना तो आपने रिव्यूज डाल रखे हैं, ना तो आपने प्रॉपर्ली इमेजेस लगा रखी हैं, ना तो आपके चेकआउट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है, तो वहां पर आपने प्रीपेड ऑर्डर्स लगा रखे हैं, ठीक है। अब इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा प्रीपेड ऑर्डर्स पे नहीं चलती है ना, इंडियन मार्केट ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर चलती है। भाई शुरुआत में अगर आप ऑर्डर्स रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई हम तो बस प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर काम करेंगे, तो वो चीज तो काम नहीं करने वाली है ना। तो आप इस बात को समझिए कि अभी तक हम लोग गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड तक नहीं पहुंचे, बट ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो ट्रस्ट मी, आप अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं बन सकते, ठीक है। तो CRO वगैरह की जैसे मैंने आपको बताई, ठीक है। आपके दिमाग में जो KPIs आती हैं, जैसे आपके दिमाग में एक KPI की आई की एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, राइट। मान के चलते हैं 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है 500 रुपए का, एक प्रोडक्ट है 1500 रुपए का। बट बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि कोई पर्सन केवल 500 का प्रोडक्ट लेता है, कोई पर्सन केवल 1500 का प्रोडक्ट लेता है। बट बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि कुछ लोग यानी 20% 30% लोग क्या कर रहे हैं, 1500 प्लस 500 का मिला के प्रोडक्ट 2000 रुपए का ले रहे हैं। तो आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मतलब 15, अगर वो परसेंटेज ज्यादा है तो 1500 से ऊपर भी निकल सकती है आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, राइट। या फिर अगर 500
500 1500 के ही प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो उस सिनेरियो में भी अगर मान के चलते एक 500 का ऑर्डर आया, एक 1500 का ऑर्डर आया, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी हो गई? 2000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1000 की ओवी हो गई, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गई 1000 रुपए की। ठीक है, तो अब 1000 रुपए की अगर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तो एक ऑर्डर को लाने में आपको कितना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो देनी है, वो आपको डिसाइड करना है कि भैया अगर ये 1000 रुपए का मेरा जो रेवेन्यू है वो होता है, 1000 रुपए की मेरी सेल होती है, तो मैं केवल 200 रुपए एक्विजिशन के ऊपर खर्च कर सकता हूं। मुझे 5 का आरओएस तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस इस तरीके से हैं, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इस तरीके से। तो ये मैथ्स आपको बताएगा तो क्लाइंट, ठीक है, अपनी चीजें वो आपको बताएगा, मैं प्रोडक्ट कितने में लाता हूं, मेरे शिपिंग पार्टनर मेरे से कितना अमाउंट लेता है, आरटीओ मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है, ये प्रोडक्ट में मैं कितना प्राइस ऊपर बढ़ा सकता हूं। बट इन सब का जो डिस्कशन करना है वो आपको करना है। इन सब से जो पॉइंट्स निकालने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकालने, जो इंपॉर्टेंट केपीआईज आपको उनसे पूछनी है वो आपको पूछनी है, वो उनको नहीं पता होता है। अब आपको ये देखना है कि अच्छा एओबी, मैं बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये सारी मैथ्स आपको पढ़नी है। वही चीज मैंने लिखा हुआ है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपको डेडिकेटेड इसमें देने पड़ेंगे, डेडिकेटेड देने पड़ेंगे, रुकना नहीं आपको और लग जाना इसके पीछे। बहुत सारी D2C की मैथ्स, तो मैंने एक D2C का बिगिनर का कोर्स भी बनाया हुआ है चैनल के अंदर, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिएगा। ये सारी मैथ्स, ये सारी कैलकुलेशन मैंने उसके अंदर बताई हुई है, तो वहां पर आप जाकर ये फंडामेंटल जो चीजें हैं ना ये आप सीख सकते हैं और लर्निंग फिर आगे चलती रहती है। ऐसी नहीं है कि आपने एक बार कोई प्लेलिस्ट सीख ली, बस आने वाले 5 साल तक वही प्लेलिस्ट आपके लिए काम करेगी, बस बन गया परफॉर्मेंस मार्केटर। नहीं, वो आपको शुरुआत के लिए मदद करती है, उसके बाद जैसे जैसे आप चीजों को इंप्लीमेंट करते आते हैं, प्रोजेक्ट्स करते आते हैं, आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता रहता है अगर आप सीखने के इच्छुक हैं। वरना आप हमेशा बैठे रहेंगे कि भाई ठीक है कोई आए कुछ बताए, तो वो चीज जनरली होती नहीं है इस फील्ड के अंदर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो 2 से 3 हफ्ते आपको डेडिकेटेड उसको देने पड़ेंगे। ढूंढने की कोशिश करिए, जैसे कोई एक टर्म मिला आरटीओ, या आपको एक मेट्रिक मिली आरटीओ, ठीक है, आरटीओ का परसेंटेज, या आपको एक मेट्रिक मिली जो मैंने अभी आपको बताया एवरेज ऑर्डर वैल्यू, या आपको एक मेट्रिक मिली एलटीवी, तो ढूंढने की कोशिश करिए कि भाई एलटीवी में कैसे निकाल सकता हूं, क्या शॉपिफाई के डैशबोर्ड में एलटीवी दिखाई देता है, क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू शॉपिफाई के डैशबोर्ड में दिखाई देता है। सर प्रोडक्ट पेजेस के कन्वर्जन परसेंटेज की बात कर रहे थे, क्या पेज वाइज कन्वर्जन परसेंटेज की कोई मेट्रिक हमको शॉपिफाई के अंदर दिखाई देती है। ऐसे ये मैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऐसे ही चीजें सीखी जाती है। ठीक है, एलटीवी और हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, क्या कोई हमें एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, क्या कोई थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम एलटीवी देख सकते हैं। क्यों ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इनको पढ़ रहे हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, और परफॉर्मेंस मार्केटर कभी भी बेहतर डेटा के बिना बन ही नहीं सकता। जब तक उसको केपीआईज नहीं पता है वो देखेगा क्या, और उनकी बेंचमार्किंग कैसे करेगा, और उससे कंपैरिजन कैसे करेगा, और फिर वो जो मैंने आपको बताया ना एंड टू एंड पॉइंट वाली जो मैंने बात बताई कि 1 रुपए से हमने 100 रुपए निकाले, उसकी कैलकुलेशन वो कैसे करेगा अगर ये सारी चीजें नहीं पता। तो आपको जितनी भी D2C से रिलेटेड मैट्रिसेस हैं, जो फंडामेंटल्स हैं D2C बिजनेस के, वो सारे आपको घोल के पी लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, फिगर आउट वे यू कैन सी दीज केपीआईज जो डिफरेंट हैं इनसाइड वेबसाइट या फिर आपको प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पे देखने को मिले। बहुत सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो तो आपको मेटा के डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा ना। ठीक है, यहां पर मैंने ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, अभी मैं लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। तो इन चीजों पर सबसे पहले मेहनत करें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें, फिर मेटा बाइंग के ऊपर आए। तो 2-2.5 महीने इन चीजों में आपको लग जाएंगे। उसके बाद जो मेटा मीडिया बाइंग है उसमें आपको 1.5 मंथ जो है वो डेडिकेटेड देने हैं, 45 दिन से 50 दिन डेडिकेटेड देने। अगेन ये शुरुआत करने के लिए बेहतर है। ठीक है, अब जब मेटा का डैशबोर्ड्स आप खोलेंगे ना तो आपको सब कुछ दिखाई देगा उसके अंदर। आपको उसमें अवेयरनेस कैंपेन भी दिखाई दे रहे हैं, आपको उसमें मैसेजिंग कैंपेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको लीड्स कैंपेन भी दिखाई दे रहे हैं। आप और डैशबोर्ड्स को एक्सप्लोर करोगे तो देखोगे इतनी सारी मैट्रिसेस दिखाई दे रही, हर चीज दिखाई दे रही, वीडियो कैंपेन अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स अलग दिखाई दे रहे हैं, सबकी अलग मेट्रिक है, सबकी अलग थ्योरी है, सबके अलग कॉन्सेप्ट है। सारी चीजें थोड़ी ना सीखनी है। आपको ये नहीं करना है कि आपको मेटा में पीएचडी नहीं करनी, आपको सीधे ये समझना है कि मेरी वेबसाइट के कन्वर्जन्स किस तरीके से इवेंट्स मैनेजर के अंदर दिखाई देंगे। मतलब पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई वगैरह टेक्निकली आपको सेटअप करनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेल्स के कन्वर्जन एड्स चलाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भैया फनल किस तरीके से बनाते हैं, भाई टॉप ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप की ऑडियंसेस होती है, मिडिल ऑफ द फनल हमारा जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऑडियंस होती है, बॉटम ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऑडियंस होती है, टॉप ऑफ द फनल में हमें कितना बजट रखना है, मिडिल ऑफ द फनल में हमें कितना बजट रखना है, बॉटम ऑफ द फनल में हमें कितना बजट रखना है। ठीक है, ये वो फंडामेंटल चीजें जो आपको सीखनी है 1-1.5-2 महीने के अंदर। इन चीजों को सीखने के बाद आप इंटरव्यूज
को क्रैक करने के कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी बिगिनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जूनियर परफॉर्मेंस मार्केटर की रिक्वायरमेंट होगी, असिस्टेंट परफॉर्मेंस मार्केटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटर को थोड़ा सा असिस्ट कर सके, वहां पर जाकर आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने अगर बहुत ज्यादा अनुभव नहीं लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें सीखनी है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ना पूरा मेटा सीखना है, मेरे को पूरा गूगल एड सीखना है, तभी मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटर बन जाऊंगा, नहीं भैया, जरूरी नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, नए नए फीचर्स आते रहेंगे, नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, पुराने फीचर्स जाते रहेंगे। वो सब जब आप उस फील्ड में रहेंगे और रेगुलरली काम करेंगे तो समझ जाएंगे। शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। इसी तरीके से गूगल एड्स में आपको 1 महीने देने, तो लगभग अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये हो गया हमारा 2 से 2.5 महीना, और ये 3, मतलब 3 साढ़े 3 महीने की मेहनत के बाद अगर सही डेडिकेटेड तरीके से आपने किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस 3 महीने हैं और बता दिया गया, इसको ढूंढा, थोड़ा सा नहीं मिला, बैठ गए, सर मिल ही नहीं रहा है, सर ये सारी चीजें तो हमें समझ में ही नहीं आ रही, तो वो चीज नहीं चलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा डेडिकेटेड आपको समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, कोई फॉर्मूले की कैलकुलेशन खुद कोशिश करनी पड़ेगी गूगल शीट के ऊपर करने की। ये सारी चीजें करके आप 3 साढ़े 3 महीने में ये सारे स्किल सेट्स को एक्वायर कर सकते हैं। गूगल एड्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, लर्न द बेसिक नेविगेशन टाइप ऑफ कैंपेन्स यूज्ड इन गूगल फॉर D2C बिजनेस है। जैसे स्टैंडर्ड शॉपिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस मैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको डायनेमिक सर्च एड्स के बारे में पता होना चाहिए, वो भी ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। आपको डायनेमिक डिस्प्ले कैंपेन्स के बारे में पता होना चाहिए, डायनेमिक रीमार्केटिंग डिस्प्ले कैंपेन्स किस तरीके से रन होते हैं, डायनेमिक रीमार्केटिंग किस तरीके से करी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, किस टाइप से उसकी ऑडियंस बनती है, किस टाइप से उसकी ट्रैकिंग होती है, परचेज इवेंट कैसे सेंड किया जाता है, सर्वर साइड परचेज इवेंट किस तरीके से सेंड किया जाता है, परचेज इवेंट की कन्वर्जन वैल्यू गूगल एड्स के अंदर किस तरीके से आएगी, ये सारी चीजें आपको समझनी है। सर्च एड्स के फंडामेंटल्स आपको समझने। अब आपको ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि भाई किसी भी पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मेरे को 1 साल में आ जाए या 3 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। वो उम्मीद ही लगाना गलत है। अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और आपको लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब अपने को कंपेयर करेंगे, ठीक है भाई मैंने 3 महीने में चीजों की शुरुआत करी, मेरे को इतनी सारी चीजें आती हैं, और उसी डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करें, क्योंकि गूगल एड से भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर D2C ब्रांड्स। ठीक है, तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आई होगी। वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई, तो इस चीज को भी समझने के लिए 1-1.5 महीने की ही आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आप स्मार्ट हैं, आपने अपनी जो KPIs हैं उनको आपने समझा है, आपको ROS समझ में आ रहा है कि अच्छा इस कैंपेन में इस प्रोडक्ट का ROS अच्छा है, ये किस तरीके का ROS है, बस थोड़ी सी चीज आपको अनुभव से आएगी। वो ये है कि थोड़ा सा एक तो ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ बेसिक ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट वगैरह आपको इंटरनेट पे ढूंढने को मिल जाएंगे। वो तो काफी बेसिक होती है, बिकॉज हर अकाउंट एक दूसरे टाइप से डेटा को रिफ्लेक्ट करता है, हर अकाउंट एक दूसरे टाइप से डेटा आपको दिखाएगा, तो हर तरीके की जो ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट आपको इंटरनेट पर देखने को मिलती है, वो सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट जरूरी नहीं कि आपके सिनेरियोज में वो लागू हो जाए, तो वो चीज थोड़े से अनुभव से आएगी। उसके साथ साथ जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है कि क्या कैंपेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, वो भी थोड़ा सा अनुभव से आएगा, बट कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रैक्टिकली पढ़ा रहा है, कैंपेन्स वगैरह को दिखा के पढ़ा रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया एक ब्रांड कैंपेन होता है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से ब्रांड को एक्सक्लूड कर देंगे, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन डिफरेंट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं, DSA कैंपेन हम ट्राई कर सकते हैं। सेम टाइप के प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर नहीं रखेंगे, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन के अंदर नहीं रखेंगे। अगर मेजर इन्वेंट्री के ऊपर जाना है तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल बेसिक चीजें अगर आप कहीं से ट्रेनिंग भी लेने जाते हैं तो वहां से भी समझ में आ जाता है। अगर खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, 4 से 8 घंटे डेली बिता रहे हैं, तो आप ये सारी चीजों को जल्दी ही कैप्चर करने लगे। अगेन ये थोड़ी सा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है, कुछ लोग चीजों को बड़ी जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, कुछ लोग उतनी जल्दी नहीं कर पाते, तो ये भी एक कंसर्न रहता है। ठीक है, ये सारी अगर आप स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, यू विल बिकम द परफॉर्मेंस मार्केटर, कुछ सोचना ही नहीं उसमें। ठीक है, वहीं पर अगर मैं लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है उसके लिए बात करूं, तो यहां पर आपको लीड जनरेशन की जो मैथ्स है ना वो पता होनी चाहिए कि भैया इस बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें कितनी लीड्स जनरेट करनी है, किस कॉस्ट पे जनरेट करनी है। ठीक है, लीड्स का जो है वो एक्चुअली कन्वर्जन जो है वो कितना आने वाला है, राइट। उसके बाद जब आप कैंपेन्स रन करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जब आप डिफरेंट चीजों को टेस्ट कर रहे होंगे, जैसे कैंपेन 1 में आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं या कैंपेन 2 के अंदर आपने किसी दूसरी चीज को टेस्ट किया, तो आपको ये पूरी चीज पता होनी चाहिए कि मान के चलते हैं कैंपेन 1 से अगर आपको 10 लीड्स आती हैं और कैंपेन 2 से आपको 20 लीड्स आती हैं,
है। तो जो हमारा कैंपेन 2 है उससे 20 लीड्स आ रही, मान लिया जो सीपीएल था वो भी काफी कम था, हमारा सीपीएल इज बेसिकली द कॉस्ट पर लीड, तो जो हमारा सीपीएल काफी कम था, मान लिया यहाँ पर 100 रुपए था और यहाँ पर हमें 10 ही लीड्स आई और जो हमारा सीपीएल था, ठीक है, वो मान के चलते हैं यहाँ पर 200 रुपीज था सीपीएल। तो अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो सीधे सीधे ना केवल डैशबोर्ड को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि भैया ये जो 10 लीड्स आई हुई है ना 200 रुपए के हिसाब से, तो लीड भी कम आई है और महंगी भी आई है, इस वाले कैंपेन को ऑफ कर दो। बट उसको इसके आगे भी जाकर चेक करना है कि ये जो 10 लीड्स आई हैं, अगर इन 10 लीड्स में से 2 कन्वर्जन जो हैं वो हो गए और इन 20 लीड्स में से अगर एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, राइट, अगर एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, तो अब आप बताइए आप कौन से कैंपेन के साथ आगे मूव करेंगे, किस कैंपेन को ज्यादा बजट देंगे, या किस कैंपेन में जो आपने क्रिएटिव्स को यूज किया होगा, या किस कैंपेन के अंदर जो आपने एड के एंगल्स को यूज किया होगा, वो किस कैंपेन के साथ आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, आगे किस कैंपेन के साथ बढ़ेंगे। डेफिनेटली कैंपेन नंबर 2 के साथ आप आगे बढ़ेंगे, राइट। डेफिनेटली आप कैंपेन नंबर 1 के साथ जो है वो यहां पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहां पर आपको 2 कन्वर्जन मिले। मान लिया यहां पर एक भी कन्वर्जन नहीं मिलता आपको, ठीक है, तो फिर आप कैंपेन 2 के साथ बिल्कुल नहीं बढ़ते आगे, भले आपके ये जो सीपीएल आपकी 20 रुपए की लीड आई हुई है, ये आपके 2000 रुपए यहां पर खर्च हो गए और आपको 20 लीड मिल गई, बट कन्वर्जन नहीं आया, आरओएस कोई नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि केवल आप कैंपेन के डैशबोर्ड पे देखें, क्या ये चीज, ये जो ऑफलाइन कन्वर्जन आपके हो रहे हैं लीड्स के, ये क्या कैंपेन के डैशबोर्ड्स पे आपको दिखाई देंगे फेसबुक के? नहीं, ये आपके या तो सीआरएम्स के अंदर दिखाई देंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर कि मेरा काम केवल एड्स रन करना नहीं है, मेरा काम ये भी देखना है कि एड्स से जो लीड्स आई हैं उनके कन्वर्जन किस तरीके से हो रहे हैं, उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और वो लीड किस कैंपेन से आई हुई है, किस एड ग्रुप से आई हुई है, किस क्रिएटिव से आई हुई है। जब आप ये सारी चीजें मेजर करने लगते हैं तब आप परफॉर्मेंस मार्केटर बनने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जिस तरीके से D2C बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट मैट्रिसेस थी, उसी तरीके से लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट चीजें होती हैं। सीआरएम्स की समझ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ट्रैकिंग की समझ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसमें यूटीएम पैरामीटर्स की समझ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे पास लीड जो है वो किस तरीके की आ रही है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने पैबली वगैरह को यूज करके जो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर फॉर्म्स लगा हुआ है उसकी डेटा को लेकर आ रहे हैं गूगल शीट के अंदर, और फर्दर फिर सेल्स टीम उसी के ऊपर जो है वो काम कर रही है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने यूआरएल के साथ जो हमारे लैंडिंग पेज का यूआरएल अलॉन्ग विद दैट हमने यूटीएम पैरामीटर्स भी खींच के रखे हुए हैं। तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि ये जो लीड आई हुई है, कोई अगर लीड आई हुई है तो इसका सोर्स क्या है, ठीक है, किस कोर्स के लिए आई हुई है, कब ये आई हुई है, और ये अच्छी लीड है या नहीं है, और ये कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, राइट। तो इस तरीके से पूरी चीजें हमें पता है। तो वी कैन गो हेड और अलग अलग टाइप के फिल्टर्स को क्विकली लगा करके यहाँ पर गुड लीड्स कितनी थी, ठीक है, गुड लीड्स हमारी किस टाइप के कैंपेन से आ रही हैं, इस कैंपेन से हमारी बैड लीड्स कितनी है, उसका परसेंटेज हमने निकाल लिया। फिर कैंपेन नंबर 2 के ऊपर गए कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू, जिसका यूटीएम कैंपेन का नाम ये है, मान लिया कैंपेन 2 है, उससे गुड लीड्स कितनी आई, राइट, उससे बैड लीड्स कितनी आई, उनका रेशियो क्या है। अब गुड लीड्स और बैड लीड्स का रेशियो हो गया। अब गुड लीड से कैंपेन नंबर 1 में कितने कन्वर्जन आए, कितना आरओआई आया, फिर कैंपेन नंबर 2 में गुड लीड और बैड लीड के बेसिस पर कितने कन्वर्जन्स आए, फिर वहां से जो कन्वर्जन वैल्यू टोटल रेवेन्यू बनता है वो कितना बना। तो ये सारी चीजें ही आपको बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटर बनाती हैं। जब हम परफॉर्मेंस मार्केटर की स्किल्स की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहां पर भी फेसबुक एड लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने के लिए आपको 1 से 1.5 मंथ ही चाहिए होगा, ठीक है। यहां पर भी कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीजें आपको समझनी है कि हमारी जो फनल है वो किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। ट्रैकिंग हमें किस तरीके, ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग हमें किस तरीके से करनी, किस तरीके से हम सीआरएम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट आप एक बिल्कुल लेमैन की तरीके से सोचें कि एक लीड लाने के लिए जो हम प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, गूगल एड्स, ठीक है, वहां से शुरुआत करते हैं। गूगल एड्स को यूज करेंगे या मेटा एड्स को यूज करेंगे। मेटा एड्स से हम लीड को लेकर आएंगे, लीड हमारी सीआरएम के अंदर जाएगी, सीआरएम से हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मेटा एड्स से कितनी लीड आई, किस कैंपेन से, तो उसके लिए ट्रैकिंग का सेटअप होना। सीआरएम में जाएगी तो फिर वहां से सेल्स टीम हमारी चीज को पूरा देखेगी और फिर वहां से हमें कन्वर्जन्स को रिकॉर्ड करना है। तो वो पूरी जर्नी जो है ना वो आपको मैप करनी आनी चाहिए, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस जर्नी के मैप करने में ही डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, थोड़ी सी टेक्निकल नो हाउ वगैरह की जरूरत है, बट ये चीज अगर आपको आ गई तो आप परफॉर्मेंस मार्केटर बन जाते हैं, राइट। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी वहां पर भी आपको यही सीखना है। ट्रैकिंग आपको बेसिकली सीखनी है, कैंपेन का स्ट्रक्चर आपको सीखना है। लीड जनरेशन में जनरली सर्च एड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको सर्च एड्स बहुत डिटेल में सीखना है। ट्रैकिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो कन्वर्जन ट्रैकिंग भी हो गई, इनहांस्ड कन्वर्जन्स भी हो गए। आज के टाइम में जो हमारे सर्वर साइड कन्वर्जन्स
जो है वो ट्रैकिंग अवेलेबल है। तो आप सर्वर साइड कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात कर सकते हैं। सर्वर साइड कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको सीखनी है। यूआरएल ट्रैकिंग मतलब यूटीएम पैरामीटर्स वाली ट्रैकिंग आपको सीखनी है, ठीक है। लीड्स को किस तरीके से आप गूगल शीट वगैरह के ऊपर पुश कर सकते हैं उसको देखना है। आप बड़ी आसानी से इस चीज को सर्च करिए कि भाई अगर मैं एलिमेंटर यूज कर रहा हूं तो एलिमेंटर से गूगल शीट के ऊपर किस तरीके से लीड्स भेजी जा सकती है अलॉन्ग विद द यूटीएम पैरामीटर्स। एलिमेंटर में जो नेम, ईमेल, फोन नंबर होता है उसके साथ ऊपर से यूआरएल कैसे खींचे, उसको आगे कैसे भेजें। ये जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे ना, उतने ज्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक डिफरेंट टाइप के फॉर्म के लिए, हर एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे फ्लुएंट फॉर्म के लिए अलग तरीका है, डब्ल्यूपी फॉर्म के लिए अलग तरीका हो सकता है, तो वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो ये चीज कुछ तो अनुभव से भी आ जाएगी, बट ये पता होना चाहिए कि हमको ये करना है, हमको इस टाइप से पूरा जो लूप है ना वो तैयार करना है। तो ये सारी चीजें आपको गूगल एड्स में सीखनी है। इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मंथ से जो ज्यादा है वो नहीं लगेगा, फिर आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर आप इंटर्न लेवल पर जाते हैं तो अराउंड 10K की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर देखो थोड़ा सा एवरेज और बिलो एवरेज चीजों को लेकर चल रहा हूं। मैं आपको यहां पर एकदम से चीजें नहीं बताना चाहता हूं कि आपकी सैलरी 50,000 हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, आपकी 50,000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे तरीके से सीखा है चीजों, कितनी जल्दी आपने सीखा है, कितने अच्छे तरीके से सीखा है, और आप इंटरव्यू के टाइम पर जो जिस भी टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं उससे आप अपने आप को कितना रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आता है। मान के चलते आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है और आप रियल एस्टेट में ही अप्लाई करते हैं, आपको रियल एस्टेट के बिजनेस के फंडामेंटल्स पहले से ही क्लियर है, तो वहां पर हमेशा आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, एक काइंड ऑफ एज हमेशा आपको इंटरव्यू के अंदर मिलेगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो इंटर्न अप्रोक्सीमेटली 10K की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। 2-3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। ये अवॉइड मत करना कि नहीं मैं तो भाई इंटर्न पे ज्वाइन ही नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे ज्वाइन करूंगा। एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर की सैलरी बिगिनर लेवल पर 25 to 35K सैलरी के अराउंड हो सकती है। अगेन मैंने बहुत ही लो आपको सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर ये तो मिलता ही नहीं, हमको तो 15,000 20,000 रुपए से ऊपर कोई नहीं दे रहा। आपको ये सारी चीजें आती नहीं है। मैंने तो अभी एक और वीडियो बताया था ना, मैंने 150 इंटरव्यूज लगभग लिए हुए हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, ठीक है। मैं तो उस कंडीशन में बात कर रहा हूं जब आपको ये सारी चीजें आती हैं। आने के बाद अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, 3 महीने 6 महीने कहीं काम करने के बाद आप ये सारी चीजें करके दिखाइए, ये सारी चीजें आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करके दिखाइए, आप मेरे को करके दिखा दीजिए ये सारी चीजें, मैं आपको जॉब दे दूंगा, ठीक है। तो ये कमी है मार्केट में, ठीक है। ये लोग इस तरीके से नहीं सीख रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग को, ठीक है। डैशबोर्ड सीख लिया, जो बिजनेस की मेट्रिक होती है उनकी समझ नहीं आ रही है, बिजनेस की मेट्रिक की थोड़ी सी समझ है तो डैशबोर्ड की समझ नहीं है, फंडामेंटल्स की समझ नहीं है, तो वहां पर तो चीजें गड़बड़ हो जाए। मैं आपसे कहूं कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको आती है नहीं, आपका तो नहीं सर कन्वर्जन ट्रैकिंग तो मेरे को नहीं आती है, मैं डेवलपर से करवा लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो जीरो पे आ गई। तो बहुत सारे मतलब क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं और सैलरी वगैरह की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोग ये नीचे कमेंट करते हैं कि सर इतनी कहां मिलती है, सर ये तो ऐसा ही है, तो आपने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। आप ये सारी स्किल्स तो कैप्चर करें। अगर स्किल्स नहीं है तो इतनी तो क्या, अगर मैं 5,000 रुपए की भी सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो किसी दूसरे बिजनेस में, किसी दूसरी चीजों में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस ड्रिवन करियर ऑप्शन है। यहां अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, यहां अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आपको नहीं मिलेंगी चीजें, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। बिगिनर का मैंने आपको बता दिया कि 20 to 35K हो सकता है। अब ये वेरी करता है, वर्क फ्रॉम होम है, आप वर्क फ्रॉम ऑफिस है, आप किस कंपनी के अंदर, MNC के अंदर है तो काम कम होगा, वर्क ज्यादा होगा, इन हाउस टीम के साथ है तो भी सैलरी ठीक ठाक होगी, एजेंसी के साथ है थोड़ी शुरुआत में हो सकता है सैलरी कम हो, परफॉर्मेंस के साथ सैलरी वहां पर बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। थोड़े से हेडेक भी ज्यादा होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट भी होते हैं, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्लाइंट इंटरैक्शंस होता है, टीम के साथ काम करते हो, एक प्रोजेक्ट कैसे चलता है, वो सारी चीजें सीखते हो। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। छोटे शहर में यही सैलरी कम हो सकती है, बड़े शहर में यही सैलरी ज्यादा हो सकती है। तो बड़े सारे वेरिएबल्स हैं, बट मोटे मोटे तौर पे जो मैंने आपको बताया वो ये चीज है, ठीक है। कि बिगिनर 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अबव 40 के सैलरी जो है मिल सकती है। अब अगेन ये मैंने लोवेस्ट मान के रखी है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा जो सैलरी है वो मिल रही होती है, ठीक है। अगेन मैंने बताया ना परफॉर्मेंस के ऊपर है ये, कोई मतलब ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 4 साल नौकरी के बाद आपको इतना हाइक मिलेगा और आपकी तनख्वाह इतनी हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो करियर की ट्रैजेक्टरी होती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको पता है ना, लेट्स से आपने किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंटर किया तो आपको उसी दिन से पता है कि अगर मैं 40 साल की सर्विस करता हूं या 30 साल की सर्विस करता हूं तो मैं यहां पर जाकर रिटायर होऊंगा और यहां पर हो सकता है मेरे पास इतनी सैलरी हो या इतना मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा। क्या ये चीज यहां लागू हो सकती है?
नहीं लागू हो सकती। तो इसी तरीके से ये फिक्स नहीं किया जा सकता, बट मैं आपको एवरेज में चीजें बता सकता हूं। आप इस पे एग्री हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, मेरा अपना अनुभव है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज में अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें आप 10,000 से 15,000 रुपए जो है वो एक प्रोजेक्ट का चार्ज कर सकते हैं। बट देखिए, फ्रीलांसिंग डे वन से आपको नहीं मिलेगी, जब तक आपने कहीं जॉब नहीं करी होगी, पहले से आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये सारी चीजें आप क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत आपका नेटवर्क होने की भी जरूरत है, मान लिया कुछ चेंजेस करने की जरूरत है जिसका स्किल सेट आपके पास नहीं है, तो आपके मित्र के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फ्रीलांसिंग वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, और उसमें आप मेहनत करके आप इतना जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। मीडियम स्केल प्रोजेक्ट के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। या ज्यादातर केस में ये होता है कि जहां पर मीडिया बाइंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, मतलब जैसे मान लिया 5 लाख 6 लाख रुपए के ऊपर जो क्लाइंट है वो खर्च कर रहा होता है, वहां आप 10% या कुछ परसेंटेज बेसिस पे भी आप चार्ज करते हैं। बहुत सारी एजेंसी चार्ज करती हैं, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी उस बेसिस पे चार्ज कर लेते हैं। बट मैं ये नहीं कहता हूं कि तुरंत का तुरंत आपने कोई कोर्स कहीं पर किया हुआ है या आपने जो है वो सीखा हुआ है खुद से कहीं पर, और तुरंत के तुरंत आप सोचे कि फ्रीलांसिंग में हम कूद पड़े, तो बहुत मुश्किल होता है। जब तक आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आप फ्रीलांसिंग में अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो या तो किसी के साथ लग के कर लें, या कोई दूसरा फ्रीलांसर है उससे बात करें, उसको असिस्ट करें थोड़ा सा उसके काम में, वहां से चीजों को सीखें, थोड़ा सा पोर्टफोलियो आप बनाएं। या कहीं पर जॉब कर सकते हैं, वहां पर जॉब करें, वहां पर पोर्टफोलियो बनाएं, और उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी जा सकते हैं। बट अगेन, फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। ऐसा नहीं आपने सोचा कि आज मेरे पास 2 प्रोजेक्ट आ गए तो वो आपके पास हमेशा हो सकता है, जब वो आप प्रोजेक्ट पे परफॉर्म ना कर पाए, उन प्रोजेक्ट्स को क्रैक ना कर पाए, तो वो प्रोजेक्ट्स आपसे चले भी जाएं। तो ऐसा मत सोचें आप कि भाई मैंने फ्रीलांसिंग में एंटर कर दिया, आज मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है तो हमेशा मेरे पास 2 प्रोजेक्ट ही रहेंगे। तो वहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करने की जरूरत जो है वो होती है, कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करने की जरूरत होती है। कुछ फ्रीलांसर्स अच्छे होते हैं जो बाद में अपने आप को एजेंसी में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि एज अ फ्रीलांसर वो कितना ही काम कर पाएंगे, एक लिमिटेशन है ना, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो उनको टीम बनानी पड़ती है, तो वो छोटी एजेंसी फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं, फिर वहां से चीजों को करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप कितना ही स्केल कर लेंगे, यू आर बेसिकली ट्रेडिंग योर टाइम, है ना, तो आप बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी डाइवर्सिफाइड स्किल्स मुश्किल होती हैं कि आप वो सारी स्किल्स सीख जाएं और उनके अकॉर्डिंग आप काम करें। तो ये है एक कंप्लीट रोड मैप ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से सीखते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, देखो इन चीजों को सिखाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने बताया ना, D2C का हमने जो फ्री का कोर्स है वो भी YouTube के ऊपर है, उसको आप देख सकते हैं। तो इन सबको फिर टेक्निकली सीखना इज अ प्रोसेस, ठीक है, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, बट तरीका यही है, चीजें यही हैं। आप कहीं भी सीखें, किसी कोर्स में सीखें, खुद से सीखें, पेड सीखें, फ्री सीखें, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उससे सीखें, बट सीखें यही सारी चीजें, देन यू विल बिकम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। आई थिंक सो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो को यहां तक देखा है, पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जाएं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।